नमस्कार, RSN एक्सप्रेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। आज हम जिनसे आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ हैं नलवा के भाजपा विधायक श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, जिनको सर्वसम्मति से संविधान दिवस पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी चुना गया था। सर पहले जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद भी, और पिछली बार नलवा सीट से इनेलो टिकट पर जीत भी चुके हैं। इसके बाद इनेलो छोड़कर वो भाजपा में शामिल हुए, यहां भी अपनी किस्मत आजमाई और वहां पर भी सफल रहे। तो सबसे पहले बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अपने नलवा हलका के बारे में किसी भी तरह के कोई अगर सवाल हैं तो आप मुझे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हर प्रकार के जवाब यहां से जरूर प्रदान किए जाएंगे। नमस्कार सर, RSN में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यह है कि हम सब जानते हैं कि आप बहुत लंबे समय से राजनीति में रहे हैं। कई पार्टियों में आपने अपनी किस्मत आजमाई, जहां पर आप सफल भी रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूं कि जिला परिषद बनने से लेकर नलवा हलका के विधायक और साथ साथ हरियाणा के डिप्टी स्पीकर बनने तक का आपका जो सफर है वो कैसा रहा? देखिए, पहले तो आपकी ये बात गलत है कि कई पार्टियों को जो आपने कहा, ये ठीक है कि मैंने पिछला चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से लड़ा था। मैंने मेरी राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है वो भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से की थी शुरुआत, और लगातार लगभग 20 वर्ष तक मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कार्य किया। लेकिन जिस तरीके के हालात इंडियन नेशनल लोकदल के हुए, परिवार के अंदर आपस में फूट हो गई और हालात ये हो गए कि या तो पार्टी छोड़ दें या राजनीति छोड़ दें। तब जाकर के मैंने हमारे जो साथी मित्र दोस्त जितने भी थे हलके के अंदर, क्योंकि जब आप राजनीति के अंदर आते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो केवल आप तक सीमित होते हैं, उनके दबाव में भी जो है उनका था। और आदरणीय मनोहर लाल जी जो प्रदेश के मुखिया थे पिछली टर्म में भी, उनकी जो कार्यशैली थी, जिस पारदर्शिता से उन्होंने कार्य किए, उसको लेकर के उनसे प्रभावित होकर के मैंने फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और मेरा कभी भी किसी भी पार्टी से कोई नाता नहीं रहा। आपने मेरी जो राजनीतिक जो शुरुआत हुई वो 2000 के अंदर मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था जिला परिषद का, और उसमें मैं विजयी रहा। और उसके बाद में मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर लगातार कार्य किया, और 2005 में मैं दोबारा जिला परिषद का मेंबर भी बना। और हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार नहीं थी, सरकार कांग्रेस की बनी थी, लेकिन कांग्रेस की आपस के अंदर फूट थी। हमारे तो केवल 5 मेंबर थे। उसके बावजूद मैं जिला परिषद का वाइस चेयरमैन भी सर्वसम्मति से यहाँ चुना गया था, और 5 साल तक मैं जिला परिषद का वाइस चेयरमैन रहा। और उसके बाद में मुझे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राज्यसभा में भेजा गया 2010 के अंदर। 2010 से लेकर के 2014 तक मैं राज्यसभा का सदस्य के रूप में मैंने कार्य किया। और 2014 में जब यहाँ स्टेट के चुनाव थे तो मैं पिछली बार जो है विधायक नलवा से चुना गया। और 19 में, जैसे मैंने बताया, 19 से पहले ही जो हालात हुए पार्टी के अंदर जब 2 फाड़ हो गई, तो मैंने MLA पद से इस्तीफा देने का काम किया मार्च के अंदर 6 महीने पहले। और उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके, और उसके अंदर मैं दोबारा जो है चुना गया, और पार्टी ने मुझे डिप्टी स्पीकर बनाने का काम भी जो है वो किया है। इसके लिए मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री का, और हमारी पार्टी का मैं तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक सफ़र की बात है कि राजनीति जो है एक सेवा का माध्यम है। अगर आप लोगों की सेवा कर सकें तो आप का एक अच्छा माध्यम है। इसके माध्यम से आप लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, और उसी को एक सेवा का माध्यम मानते हुए मैंने जो है राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। और चाहे मैं जिला परिषद का मेंबर रहा तो भी मैंने अपने वार्ड की आवाज़ उठाने का काम किया। वार्ड के अंदर जो मैं करवा सकता था वो करवाने का काम किया, और उसके बाद में लोगों ने भी उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया जब उसी वार्ड से मुझे दूसरी बार जो है जिला परिषद के मेंबर के रूप में चुना। और फिर मैं जब दोबारा
वाइस चेयरमैन रहा तब भी जो मैं एक वाइस चेयरमैन के नाते जो मैं हल्के का मेरे वार्ड का विकास करवा सकता था वो करवाने का काम किया, और उस पे भी लोगों ने अपनी मोहर लगाने का, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर आपकी जो एसीआर लिखने का काम करते हैं वो लोग करते हैं, हल्के के वार्ड के जो आप अगर सरपंच है तो गांव के लोग हैं वो आपकी एसीआर लिखने का काम करते हैं, और हर 5 साल बाद में आपको परीक्षा देनी पड़ती है, और उस परीक्षा के अंदर लोगों ने मेरे काम पे मोहर लगाने का काम किया है। चाहे मैं 2014 के अंदर, जब 2010 के अंदर मैं 10 से 14 तक मैं राज्यसभा का सदस्य रहा, तो जो नड़वा हल्का के से, क्योंकि मैं चुनाव भी लड़ चुका था, वहाँ काफ़ी लोगों की दिक्कत और परेशानियाँ थी, और उस टाइम भी मैं क्योंकि विपक्ष में था, और मैंने ये मान करके कि आज लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी किस चीज़ में है, क्या मैं मदद कर सकता हूँ, तो मैंने देखा कि हमारे इस एरिया के अंदर जो है काफ़ी लोग ढाणियों के अंदर मकान बना करके रहते हैं खेतों के अंदर, वहाँ लाइट नहीं थी, और आज अगर किसी के घर के अंदर लाइट नहीं है तो फिर उसके बच्चे पिछड़ जाते हैं। किसान जो देश का अन्नदाता है उसको इस बात की दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए आप अगर मेरा रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो ज़्यादातर जो मेरा डीक्यू का जो डिक्शनरी ग्रांट थी वो मैंने ढाणियों के अंदर लोगों को सुविधा देने का काम किया, वहाँ लाइट पहुँचाने का काम किया। और उसके बाद में 2019 के अंदर जो है मुझे 2014 के अंदर जो है फिर मुझे जो है लोगों में मेरे पार्टी की तरफ से मुझे जो कैंडिडेट बनाया गया, तो फिर नड़वा हल्के के लोगों ने मुझे चुनने का काम किया। पार्टी बदलने के बावजूद, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हालात ये हो गए थे, और फिर मैं बीजेपी में आया तो भी यहाँ, हालांकि पहले भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को बहुत थोड़ी वोट आई थी, हालांकि सरकार बनी थी तो भी, लेकिन जो नड़वा हल्के की जनता है, मैं उसका तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे चुनाव को अपना चुनाव मानते हुए सबने अपना आशीर्वाद दे करके मुझे फिर से विधानसभा भेजने का काम किया। आज भी, क्योंकि लगातार 2 साल से कोरोना काल है और किसान आंदोलन भी रहा, और अब भी जो है परमात्मा ना करे कोई और लहर कोरोना की आए, लेकिन फिर भी जो आशंका जताई जा रही है ओमिक्रॉन की, ये विकास कार्यों में बाधा बने हैं, फिर भी हमारा प्रयास है कि हम हल्के के अंदर विकास कार्य जो है लगातार करवा सकें। सर, राजनीति के साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि आप सामाजिक कार्यों में भी तत्पर रहते हैं, तो राजनीति के साथ साथ जो आपके ये सामाजिक कार्यों में आपकी जो ये लगन है, इन दोनों के बीच में आप तालमेल कैसे बैठाते हैं? इनके लिए आपकी क्या रूपरेखा रहती है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि राजनीति भी एक सेवा का माध्यम है, और सोशल आदमी जो होता है वो भी लोगों की सेवा करता है, तो ये तो दोनों जो है एक ही कार्य है, ये तो तालमेल बहुत ही बढ़िया है। जो वास्तव के अंदर लोगों की सेवा करना चाहता है, जो सोशल आदमी है, उसके लिए राजनीतिक एक अच्छा माध्यम है। आप प्रशासन के माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी लोगों की सेवा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सोशल तो हम हैं ही, जब आदमी जन्म लेता है तो समाज के अंदर जन्म लेता है, वो सोशल जन्म से ही होता है, और उसकी ड्यूटी भी बनती है समाज के प्रति, वो करे ना करे वो एक उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सोशल और राजनीतिक दोनों तो एक ही सिक्के के 2 पहलू है। सर, इतने बड़े पद पर, मतलब आप हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी हैं, साथ के साथ आप नलवा हल्का से विधायक भी हैं, इतने बिजी शेड्यूल में से फिर भी हल्के के प्रत्येक गांव में, जहां तक कि मुझे पता है कि हर गांव में, चाहे कोई वो विवाह समारोह हो, चाहे कोई वो शोक सभा हो, आप हर जगह अपनी प्रेजेंस वहां पर जरूर दिखाते हैं। तो इतने बिजी शेड्यूल में से ये टाइम आप कैसे निकाल पाते हैं कि आप हर किसी से जा के मिल पाते हैं उनसे? देखिए, मेरा शुरू से प्रयास रहता है, मेरे तो दिनचर्या के अंदर ही ये है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, और आजकल भी हालांकि सर्दी का टाइम है, फिर भी सुबह 7 बजे से गांव से लोग आना शुरू हो जाते हैं, और कई बार तो 6:30 बजे भी लोग आ जाते हैं। तो निरंतर लोगों से मिलना, लोगों से के पास अगर कोई गांव के अंदर कोई विवाह समारोह है, कोई और कोई खुशी गमी का ही कोई बात है, तो भी लगातार उसके अंदर जाते हैं। प्रजातंत्र के अंदर अगर आपको रहना है तो निश्चित तौर पर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग आपको चुन करके भेजते हैं उनके आप दुख दर्द के अंदर शामिल भी हों।
जब गांव के अंदर जाते हैं तो उनके लोगों की समस्याओं का भी पता चलता है, और समस्याएं फिर सरकार के सामने रख करके या प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रख करके उसको दूर करवाना, यही जो पॉलिटिशियन का धर्म है। और स्टेट के लिए जब कोई भी नई पॉलिसी बनती है तो फिर विधानसभा के अंदर, जो हमारी हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ डिस्कस करके उसको लागू करवाना, यही जो है पॉलिटिशियन का काम है। और उस काम को जब तक लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी हुई है, मैं उसको अपनी तरफ से बेहतर तरीके से उसका निभाने का प्रयास करता हूँ। सर, हाल ही के दिनों में चर्चा रही कि हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और एक अहम पद के साथ बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको सौंपने की खबर भी सुर्खियों में आई थी। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है और वो विस्तार कब तक होने जा रहा है, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैंने कभी भी जब डिप्टी स्पीकर बना तब भी मैंने कभी कोई जाकर के इच्छा व्यक्त नहीं की। ये तो पार्टी की जिम्मेवारी होती है कि पार्टी कहाँ किस व्यक्ति से काम लेना है, उनकी जिम्मेवारी होती है। जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अधिकार क्षेत्र की बात है। इसके बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें कोई चेंज होगा या नहीं होगा, या किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। सर, जैसा कि आपने खुद ने कहा कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, हम सब भी जानते हैं, और सुबह का पता नहीं होता, शाम का पता नहीं होता कि लोग किस टाइम आ जाए, किस टाइम आपको कहाँ जाना पड़ जाए। तो इतने बिजी शेड्यूल में, इतने बिजी लाइफस्टाइल में आप अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस का ख्याल कैसे रखते हैं? और स्पेशली मैं तो ये जरूर जानना चाहूंगी। देखिए, अगर जब जो सोशल आदमी होता है, और चाहे वो पॉलिटिकल आदमी है, और जब वो सच्चे मन से लोगों की सेवा करता है, तो लोगों की जब हम सेवा करते हैं और उनका अगर हम काम करवा पाते हैं तो उसी से हमें एनर्जी मिलती है। और वही लोग ही इसका जो है हमारी जो सेहत की जो आप कहते हैं या जो मेंटेन रखने की बात है, वो यही है कि हम लोगों के अंदर रह करके उनकी सेवा करके, और एक जो संतुष्टि जो होती है, अपना आपको एक आत्म संतुष्टि मिलती है कि हमारे जो ड्यूटी दी गई है हमने वो पूरी की है, तो सेहत अपने आप मेंटेन होती है। सर, जैसा कि आपको पता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, सभी मतलब मोस्टली ऐसा है कि किसी न किसी गलत आदत में पड़ ही गए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो अपना नशे का हो या कुछ भी हो, सभी बुरी आदतों में पड़ गए हैं। तो अपनी युवा पीढ़ी को आप कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज के युवा ही कल का भविष्य है? जी, निश्चित तौर पर आज का युवा है वो कल का हमारा भविष्य है। और मैं तमाम युवा साथियों से, आपके चैनल से मैं उनसे गुजारिश भी करना चाहूँगा कि आज के समय के अंदर जहाँ जो सोशल मीडिया है, आपके हर किसी के हाथ में चाहे फ़ोन है, जहाँ उससे ज्ञानवर्धक चीज़ें हमें मिलती है, उसको पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसको लेने का काम करें। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसके अंदर ना जा करके, कई बार इसके अंदर इस टाइप की चीज़ें होती है जो डिप्रेशन में आदमी को ले जाती है। कोई पबजी वगैरह वो भी है, उसको मुझे तो इतना ज्ञान भी नहीं है, उसमें जो बच्चे पड़ जाते हैं, या और भी नेगेटिव चीज़ें भी बहुत सी आती है, उसकी तरफ ध्यान ना दे करके केवल जो उससे हम इसका जो अपने ज्ञान की जो लाभ उठा सकते हैं उसमें हम अपना इसको यूज करने का काम करें। नशे से हमेशा दूर रहें। नशे से जो है आदमी का लाइफ खराब हो जाती है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद करूंगा कि युवाओं के अंदर एक विश्वास जगाने का काम किया है। अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सरकारी सेवा में भी ट्रांसपेरेंसी के आधार पर आप अपना स्थान बना सकते हैं। और जब आप अच्छे पढ़ेंगे तो अगर सरकारी में नहीं मिलेगी तो प्राइवेट के अंदर भी, या कोई अपना काम करने के लिए भी जो है आज सरकार जो है उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है। हमने तो गांव-गांव के अंदर अंत्योदय मेले लगाने का काम भी किया है। लोन को भी हम सरलीकरण करने का काम कर रहे हैं ताकि युवाओं को काम जो है वो मिल सके। लेकिन अगर आप नशे में एक बार पड़ गए तो अपनी लाइफ खराब हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा आप लोग जो है नशे से दूर रहें। सर, जनता ने आपको चुना, अपना वोट दिया, सपोर्ट दिया, आपको अपना प्यार दिया, आप इतने बड़े पद पर नियुक्त हुए, तो कैसे आप औरों से अलग अपनी जनता, अपने शहर, अपने हलके और प्रदेश के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, या फिर राजनीतिक रूप से आप क्या बदलाव करना चाहते हैं, क्या महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं? जनता ये जरूर जानना चाहेगी।
पॉलिटिकल आदमी का जो होता है उसके दो चीजें होती है, एक स्टेट के लिए पॉलिसी बनाना और एक पर्टिकुलर जहां से लोग आपको चुन करके भेजते हैं उनके बीच में जब हम चुनाव के अंदर जाते हैं तो उनसे वायदे हम करते हैं। हमारे अगर हम नलवा हल्के की बात करें कि इसके अंदर पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की भी काफी दिक्कत और परेशानियां थी और हमने उसको सबसे पहले पीने के पानी की परेशानियों का दूर करने का प्रयास हमने करते हुए जल जीवन मिशन के तहत हम तमाम गांवों के अंदर जहां पुरानी पाइपें होंगी तो उसको नई बिछवाने का काम कर रहे हैं। काफ़ी गांवों के अंदर टेंडर हो चुके हैं, काफ़ी गांवों के अंदर जो वाटर वर्क्स हैं उनके भी टेंडर हो गए, सफाई हो भी गई, कई जगह नए वाटर वर्क्स बनाए जा रहे हैं। अभी हमने, क्योंकि नलवा हल्का दो पार्टों के अंदर है, एक तो शहरी एरिया और एक जो है ग्रामीण एरिया। शहरी एरिया के अंदर भी हमने आज़ाद नगर के अंदर अभी 10.5 करोड़ रुपए की लागत से एक नया वाटर वर्क्स हम जो है वो बनाने जा रहे हैं, वाटर टैंक, जिससे इस एरिया की पानी की पीने की जो है किल्लत दूर हो सके। हमने जो सेक्टर 15 का जो वाटर वर्क्स बना हुआ है यहाँ भी 4.5 करोड़ रुपए की लागत से अभी नया वाटर टैंक अभी बनेगा, अभी उसका भी टेंडर हो चुका है। और अभी आपने जब आप यहाँ से आए होंगे देख रहे हैं कि जो लाइन की दिक्कत थी, अभी पुल जो है वो बन रहा है और ब्रिज आगे भी इस रोड के ऊपर जो है अभी 4 लाइन हम बनाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो, क्योंकि शहरी क्षेत्र के अंदर आउटर कॉलोनियां है, इसके अंदर जहां चाहे वो गलियों की बात है चाहे वो सीवरेज की बात है, उसको हमने पूरा करवाने का काम किया है। और आने वाले 6 महीने के अंदर मैं समझता हूं कि पूरे हलके के अंदर 1 किलोमीटर तक की ढाणियों को भी हमने जल जीवन मिशन के तहत लिया है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ढाणियों के अंदर यहाँ बहुत लोग रहते हैं, तो इस तरीके की योजना बनाने का काम किया है। टेल तक पानी ले जाने के लिए हमारा प्रयास है कि अभी जितना पानी हमारे पास है उसका समुचित बंटवारा हो सके, सबको बराबर जो है वो मिल सके। इसके लिए मेरा जो है पूरा प्रयास है और आने वाले समय में और ज्यादा पानी सिंचाई के लिए भी यहाँ आए, इसका भी हमारा प्रयास है। इसके साथ साथ जहां तक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जहां मैंने 2 सीनियर सेकेंडरी संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने का काम किया है। एक तो हमने नलवा गांव के अंदर ही, जो नलवा हमारा हेडक्वार्टर है, और दूसरा हमारा बड़ा गांव है आर्यनगर, वहाँ संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए हैं। एक हमारा सबसे बड़ा गांव है मंगाड़ी, क्योंकि यहाँ काफ़ी डिमांड थी कॉलेज की, तो हमने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज भी इसी सेशन से जो है अभी हमने इस हलके के अंदर शुरू करवाने का काम जो है वो किया है। ये तो होगी हमारे हलके की बात। जहाँ तक स्टेट लेवल की बात है, हम नई पॉलिसी आज हम नौरलाल जी के नेतृत्व के अंदर आ रही है, जिससे ट्रांसपेरेंसी से कार्य हो सके। चाहे वो नौकरियों के अंदर ट्रांसपेरेंसी की बात है, चाहे HPSC की अभी बात आपने देखी कि जहां भी कोई गड़बड़ हुई तुरंत उसमें एक्शन लेते हुए, और जिन लोगों ने कोई गड़बड़ की है उनको कैप्चर करने का काम किया है, उनके ऊपर केस बनाने का काम भी किया है। और भी इस तरीके से नई चीजें हम लेकर के आ रहे हैं, जिससे जैसे ई रजिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे गांव के अंदर अटल सेवा केंद्र खोलने की बात हो, जिससे किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, चाहे वो कास्ट के सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो वहीं से बना सकते हैं। और ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी तय समय के अंदर उसका बना करके दे, नहीं तो उसकी जवाबदेही होगी। इस तरीके की पॉलिसी हम पूरे स्टेट के अंदर भी लेकर के आ रहे हैं। सर, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि क्षेत्र में विकास कार्य जोरों शोरों से हो रहे हैं। नलवा क्षेत्र के अंदर अलग अलग गांवों में कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 5 लाख धनराशि पंचायत के माध्यम से दी गई है। तो किस तरह से विकास कार्यों इन सभी इस धनराशि के द्वारा आप विकास कार्य सभी गांव में करवाएंगे, या आपको ऐसा लगता है कि जब भी कोई धनराशि जाती है तो मोस्टली क्या होता है कि वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती है? अगर आपने 10 लाख भी कहीं दिए हैं तो छोटी नहीं है इस बात की कि वो 10 के 10 विकास कार्यों में ही यूज हुए हैं। तो क्या इसके लिए आपने कोई कमेटी बनाई है, या फिर आपने कोई लोग किसी उसके ऊपर नियुक्त किए हैं कि जो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जितने भी आपने पैसे वहां पर पंचायत को दिए हैं वो सभी के सभी विकास कार्यों में ही इस्तेमाल किए जाएं? देखिए, हमने जैसे मैंने पहले कहा कि हमने ट्रांसपेरेंसी से हम कार्य करते हैं। हम अगर ऊपर से 10 लाख भेजते हैं तो पूरा का पूरी राशि वो वहाँ पे खर्च होती है, और इसके लिए 5 लाख रुपए से ऊपर के जितने भी काम होते हैं ऑनलाइन टेंडर कराए जाते हैं, उस टेंडर के माध्यम से होते हैं।
और जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बीडीपीओ ऑफिस से और शहरी क्षेत्र के अंदर जो है निगम ऑफिस से जो है वो कार्य होते हैं, या फिर जो कंसर्न्ड जो डिपार्टमेंट होता है उसके थ्रू कार्य होते हैं। और उसके ऊपर समय समय पर मैं स्वयं किसी के ऊपर और की जिम्मेवारी नहीं लगा करके, बल्कि मैं खुद अधिकारियों से मीटिंग लेकर के उनका फीडबैक लेते रहते हैं। गांव के अंदर हमारे जो है वर्कर होते हैं, उन वर्करों से भी समय समय पर उनसे हम मीटिंग करते हैं, उनको बताते हैं भैया आपके गांव के अंदर ये पैसे आए हैं, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो, कहीं आपको कहीं लगे कि ठीक नहीं लग रहे, तो आप हमें जो है वो बताने का काम करें। यानी कि जो लोकल कमेटी जो गांव की जो है वो भी इसके ऊपर जो है नियुक्त होती है, वो भी इसका देख रेख करती है, ताकि कहीं भी कोई पैसे का मिसयूज ना हो और पूरा का पूरा डेवलपमेंट का वो कार्य हो, इसको हम सुनिश्चित करने का काम करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, केंद्र सरकार द्वारा अभी एक एक्ट पास हुआ है जो हमारी लड़कियों के फेवर में है कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है, तो क्या आप इसके फेवर में हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज बेटी और बेटों में कोई फर्क नहीं है, और हमारी सरकार का तो नारा ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जहाँ जो हमारा जो स्टेट है उसके अंदर जो लिंग अनुपात है वो भी आज लगभग बराबरी के ऊपर आया हुआ है। हमारी सरकार का इस बात में अवेयरनेस लाने का काम किया लोगों के अंदर, लोगों ने उसको अडॉप्ट करने का भी काम किया। वहीं क्योंकि आज बेटियां जो है मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक समझता हूँ, बेटों से भी ज़्यादा वो जो है पढ़ाई करने का काम करती है, और 21 साल से पहले कोई भी अगर मास्टर डिग्री करनी है, कोई और है, पूरी पढ़ाई जो है वो बेटे की नहीं हो पाती। जहाँ पूरी पढ़ाई हो जाती है वहीं उसके अंदर मैच्योरिटी जो है वो भी आती है, वो अच्छा बुरा सारा अपना जो है उसको समझ रखती है, क्योंकि बेटी को दूसरे घर के अंदर, अगले घर के अंदर जाना होता है, तो उसको पूरी मैच्योर हो जाती है वो, शारीरिक तौर पर भी मानसिक तौर पर भी। इसलिए ये बहुत ही एक अच्छा फैसला जो है मैं सरकार का जो मैं कहूँगा। और वैसे भी आज जो है बेटियों की जो शादी है वो आमतौर पर इससे कम, बहुत कम होती है। जो माँ बाप जो कम पढ़ाते थे या जो बेटियां नहीं पढ़ पाती थी उनके ऊपर शादी का दबाव था वो हटेगा, और 21 साल तक जब से उसकी शादी नहीं होगी तो निश्चित रूप पे वो घर में रह करके पढ़ेगी, और पढ़ेगी तो एक अच्छा जो है इसमें लड़कियों के लिए प्रावधान जो करने का काम जो है सरकार ने किया है, निश्चित रूप से बेटियों को इससे और बलशाली भी होगी और मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत होंगी। सर, हमारी जनता के लिए आपकी तरफ से कोई खास संदेश? बस मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ मैं तमाम हल्का वासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमेशा मुझे प्यार प्रेम आशीर्वाद देने का काम किया है, और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी मेरी ताकत है उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की सेवा कर सकूँ, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आपस के अंदर प्यार प्रेम से रह करके एक अच्छे समाज, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने का काम करें। तो आज की हमारी इस खास मुलाकात में विशेष अतिथि थे नलवा हल्का के विधायक रणवीर गंगवा जी, जिनके साथ हमने सभी विषयों पर बातचीत की, जाना उनका सामाजिक, राजनीतिक और विकास कार्यों में उनका क्या योगदान है, और जो भी उन्होंने संदेश दिया है हमारे युवा साथियों को, तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगी कि उसके ऊपर जरूर गौर फरमाएं। सर, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और कोई भी किसी भी तरह का सवाल अपने प्रदेश से रिलेटेड आप भी पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं सोनिया जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी किसी और जानी मानी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।